सिराथू से एक बार फिर केशव प्रसाद मौर्य ने चुनावी ताल ठोकी। अब की बार सिराथू की महिलाओं का झेलना पड़ा विरोध। मौर्य समाज से आने वाले केशव प्रसाद मौर्य अब की बार पिछड़ी जाति को कमल से जोड़ पाएंगे? क्या यूपी में कमल खिलाने में कामयाब हो पाएंगे? क्या कहता है केशव प्रसाद मौर्य का राजनीतिक भविष्य? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं कविता राणा और मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। जय श्री राधे कविता जी, जय श्री राधे दर्शकों। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को अपने ही विधानसभा क्षेत्र सिराथू में विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि खासकर महिलाओं ने उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उसका एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। और विपक्ष इस वीडियो के जरिए बीजेपी पर जमकर निशाना भी साध रहा है और बीजेपी का ये कहना है कि इस वीडियो के जरिए विपक्ष उनके खिलाफ दुष्प्रचार कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि केशव प्रसाद मौर्य को आखिर अपने ही विधानसभा क्षेत्र यानी कि सिराथू में विरोध का सामना क्यों करना पड़ रहा है। और यूपी की राजनीति में ये कहा जाता है कि केशव प्रसाद मौर्य जो कि पिछड़े समाज के सबसे बड़े नेता हैं और बिना पिछड़े समाज को अपने साथ लिए यूपी में सरकार बनाना नामुमकिन है। और इस वक्त तो पिछड़े जातियों को अपने साथ, बीजेपी को अपने साथ जोड़ने का जो कार्यभार है वो केशव प्रसाद मौर्य के कंधों पर ही। और ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य के आगे की राजनीति क्या कहती है? क्या वो पिछड़े वर्ग को कमल से जोड़ पाएंगे या नहीं, या फिर यूँ कहें कि इस बार अपने विधानसभा सीट से सिराथू से क्या जीत का डंका बजा पाएंगे या नहीं? ये तमाम सवाल जो आज हम जानेंगे राकेश चतुर्वेदी जी से। जी कविता जी। तो राकेश जी, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी, सिराथू जो उनकी खुद की विधानसभा सीट है वहाँ से पहले भी वो जीत चुके हैं और इस बार उनको विरोध का प्रदर्शन क्यों झेलना पड़ा? देखिए, अभी केशव प्रसाद मौर्य की हमारे पास कोई ऑथेंटिक कुंडली नहीं, तो हम प्रश्न कुंडली का वर्तमान समय से सहारा ले रहे हैं। और प्रश्न कुंडली के अनुसार जो उनके शनि, बुध और सूर्य का स्थान आता है, जो स्थिति आ रही है, वह दर्शाती है कि इनको इस चुनाव में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। उसका एक बहुत बड़ी वजह जो निकल कर आ रही है प्रश्न कुंडली को देखते हुए, वह इनके शुक्र और राहु के प्रभाव को देखते हुए पिछले समय में यह अपने कार्यों में या अपने राज सत्ता के भोग विलासिता में इतने व्यस्त थे, और शुक्र ने कह लें कि किया था इनको, और राहु ने इनको भ्रमित करके उस अपने मूल स्थान से इनको दूर किया था। हालांकि कहते हैं कि फूलपुर और प्रयागराज के जो विधानसभा सीटें हैं उन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव इनका रहता है, और एक बड़ा समाज जो है मौर्य समाज, वह इनके अनुसार चलता है। लेकिन अब समय बदल चुका है, अब यह वर्ष बदल चुका है, ग्रह बदल चुके हैं, स्थितियां बदल चुकी हैं। यही एक वजह है कि सबसे बड़ी चीज़ देखेंगे आप कि इस बार इनको ओपन इलेक्शन में उतारा जा रहा है, और यह देखने को मिलेगा कि हो सकता है कि इनकी वह सुरक्षित सीट होते हुए भी इनको बहुत कड़ी लड़ाई वहां पर लड़नी पड़े, जो वर्तमान ग्रहीय गोचर दिखाते हैं कविता जी। चाहे वह इनके प्रश्न कुंडली में जो अभी वर्तमान का जो हमने लिया हुआ है, जिस समय के अनुसार हम देख रहे हैं वर्तमान प्रश्न कुंडली जो हम इनके लिए लिए हैं, उसमें जो शनि का स्थान आता है, जो राहु का प्रभाव आ रहा है, वह दर्शाता है इनके लिए कि यह चुनाव इनके लिए बहुत ही कठिन होने वाला है, और हो सकता है कि इनके लिए विपरीत परिस्थितियां भी उत्पन्न कर दे, क्योंकि यह वर्ष इनके अपनी साख को बनाने और उसको मेंटेन करने के लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग वर्ष रहेगा। और अगर यह अपने आप को बचा ले जाते हैं तो आने वाले समय में राजनीति में यह एक चमकते हुए सितारे के रूप में उभर कर आ जाएंगे, और नहीं तो कहीं न कहीं यह देखने को मिलेगा कि यह चुनाव इनके जीवन में बहुत बड़ा राजनीतिक बदलाव करेगा। कविता जी, कहते हैं कि यूपी की 51% जनसंख्या पिछड़े वर्ग से आती है, और अगर हम बीजेपी की जीत में देखें तो बीजेपी का 2014 का, 2017 का, 2019 का, इन 14, 17, 19 में बीजेपी की जीत में पिछड़े वर्ग के लोगों ने एक बड़ी अहम भूमिका निभाई है, बीजेपी का साथ दिया है।
अब इन्हें दोबारा से साधने की जो जिम्मेदारी केशव प्रसाद मौर्य के कंधों पर है और उन्हें अपने ही विधानसभा सीट में जिस तरह का विरोध का सामना करना पड़ा है इस वक्त, क्या आपको लगता है इसका फायदा अब समाजवादी पार्टी को मिलेगा? क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी से ही बीजेपी में आए हैं। देखिए, यह वर्ष जो है वह अगर हम केशव प्रसाद के लिए और बीजेपी के दोनों के ज्वाइंटली अगर देखें, अगर प्रश्न कुंडली के अनुसार और उधर बीजेपी के प्रभाव कुंडली और माननीय योगी जी की कुंडली से देखें, तो यहाँ पर देखने को मिलेगा कि हम जो ग्रह देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ की कुंडली से भी इनके प्रश्न कुंडली के ग्रह विरोधाभासी हैं जी। 2017 में परिस्थितियां कमोबस बदली हुई थी, कोई भी चेहरा नहीं, सिर्फ एक लहर थी मोदी की। तो उस बीच जो भी आया वो अपने आप को चाहे पिछड़ों का नेता कह ले, चाहे सवर्णों का नेता कह ले, चाहे वह ब्राह्मणों का नेता कह ले, चाहे ठाकुरों का नेता कह ले, हर कोई अपने आप को कहकर और यह प्रभाव दिखाया कि बीजेपी को उसने लाभ दिलाया है। जबकि वास्तविक यह था कि उन सबने मोदी के चेहरे को कैश किया है और समय को कैश किया है, क्योंकि उनको पहचान आ गई थी, सही समय पर उन्होंने निर्णय लिया, दल बदला और सत्ता में बैठ गए। असली वास्तविक निर्णय तो इस बार का इलेक्शन करेगा कि वास्तव में कौन है जो दलितों का नेता है, जो पिछड़ों का नेता है, जो ब्राह्मणों का नेता है। क्योंकि दलितों और पिछड़ों का नेता कहने वाले बहुत हैं लेकिन करने वाले कम। कुंडली के अनुसार हम बोल देते हैं, जितने लोग हैं अपने आप को दावा करते हैं हम पिछड़ों का और दलितों का नेता हैं, उन्होंने आज तक सिर्फ दलितों का और पिछड़ों का शोषण करके राजनीति किया है। और इनका कुंडली का प्रभाव ही, इनके चेहरे का जो भाव भंगिमा है, जो इनका मस्तक रेखा है, वह खुद खुलकर बोलती है कि यह सब मौका परस्त नेता हैं। तो यह 2022 का जो इलेक्शन है विशेष करके केशव प्रसाद मौर्य के लिए बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होने वाला है, राजनीतिक दृष्टिकोण से, ग्रहीय दृष्टिकोण से और इस चुनाव के और इनके साख के दृष्टिकोण से भी। चाहे वह फेक वीडियो हो, चाहे वह वास्तविक हो, दोनों कंडीशन पर इनके विपरीत स्थिति को वह पैदा करता है। और इनके जो प्रश्न कुंडली हमने वर्तमान का, जिस समय पर आपने प्रश्न किया है, उस समय के जो वर्तमान समय के प्रश्न कुंडली कहती है, चाहे वह चंद्रमा हो, चाहे केतु हो, चाहे राहु और शनि का जो प्रभाव है, वह यह दर्शाता है कि कहीं इनके साथ के लोग, इनके भरोसे के लोग इनके साथ विरोध करेंगे या घात करेंगे। तो यह लड़ाई इनके लिए बहुत कठिन रहेगी और यह आश्चर्य नहीं होगा कि शायद ये कुछ नंबर से पीछे रह जाएं या बहुत कम अंक के साथ यह जीत दर्ज करें। तो अगर बहुत कम अंक के साथ यह जीत दर्ज करते हैं, हालांकि हमारा सिस्टम या जीत हार का जो नियम है वह कहता है कि एक से भी जीत है, लेकिन इतने बड़े नेता के लिए, इतने प्रभावी नेता के लिए जो अपने आप को इतना बड़ा पिछड़ों का नेता कहता है, अगर वह कम संख्या में जीत हासिल करता है तो वह भी नियमतः हार ही मानी जाएगी और कहीं ना कहीं इनके प्रभाव को शांत कर देगा बीजेपी में। जितने यह धाकड़ रूप से 2017 में चढ़कर और आ गए उप मुख्यमंत्री बनकर, जो कि उस काबिल हमें इनका प्रभाव, इनका राजनीतिक स्तर नहीं लगता है इनके भाव भंगिमा से, इनकी कुंडली से। तो यह जो वर्ष है, यह जो इलेक्शन है, बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग होने वाला है केशव प्रसाद मौर्य जी के लिए। अगर हम केशव प्रसाद मौर्य जी की अब तक की जीत के आंकड़ों को देखा जाए तो उन्होंने सिराथू में सबसे पहले कमल खिलाया, फूलपुर से जीते, फिर दोबारा अब उन्हें सिराथू में सितारू सीट से ही उतारा गया है इस बार के विधानसभा चुनाव में। और इस बीच देखना 2017 में उनके मुख्यमंत्री बनने की भी काफ़ी संभावनाएं जताई जाती है, जिसके चलते बाद में उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया। इस वक्त अगर आज की परिस्थिति देखा जाए तो अमित शाह जी से लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, बीजेपी के जितने वरिष्ठ नेता हैं, वो योगी आदित्यनाथ जी की प्रशंसा कर रहे हैं, उनके कामों के चलते उनकी पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर मुख्यमंत्री पद के लिए किसी की भी उम्मीदवारी उन्होंने घोषित नहीं की है। यानी कि मुख्यमंत्री कौन होगा अगर बीजेपी जीतती है नहीं पता, आधिकारिक तौर पे कोई पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य अगर अपनी सीट से जीतते हैं तो उनके मुख्यमंत्री बनने की आपको संभावना भविष्य में दिखती है या नहीं? देखिए, यह बहुत ही बड़ा प्रश्न किया है आपने और बिल्कुल हम स्पष्ट हैं इस विषय पर। जो
उनके चेहरे की भाव भंगिमा, उनका प्रभाव, उनकी राजनीतिक स्तर जो है वह बिल्कुल भी उनकी उस गद्दी को सपोर्ट नहीं करता है। और जो 2017 में उनको मिला, जो पद मान सम्मान मिला, यह उनके जीवन का उच्चतर सम्मान इनके देखने को मिलेगा कविता जी। और यही एक रीजन, बिल्कुल सही कहा आपने कि अभी तक जो है, हालांकि कहने के लिए कहा जाता है तो बिल्कुल बीजेपी कहती है कि हमारे नेता आदित्यनाथ हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, लेकिन खुलकर ऑफिशियल ऐलान मुख्यमंत्री के चेहरे का नहीं किया है। कहीं ना कहीं बीजेपी भी यह देखना चाहती है कि 2017 तो हम मोदी जी के चेहरे पर जीत गए, क्या यह सरकार, क्या इस सरकार में बैठे जो उच्चतर मंत्री हैं, विशेष करके दिनेश शर्मा, केशव प्रसाद मौर्य, ये सब नाम ऐसे आते हैं कि जो एक अचानक से स्तर को दिया गया इनको। और आपने जैसा कि कहा शुरुआती दौर में कि इन्होंने अपने आप को ऐसा प्रस्तुत किया कि यह पिछड़ों के नेता हैं और इन्होंने आकर बीजेपी को बल दिया है। लेकिन वास्तविक रूप से, ग्रही दृष्टिकोण से, एक ज्योतिषी के रूप में अगर मैं कहूं कि बीजेपी में आना धर्म ध्वजा ने इनको बल दिया है, ना कि इनके पिछड़ों के नेता होने ने। तो इस वर्ष जो है वह आप एकदम से निश्चिंत रहिए, यह मुख्यमंत्री पद के लिए तो दावेदार नहीं हो सकते हैं, बल्कि ये हम तो कहेंगे कि अगर ये जीत के भी आते हैं तो कैबिनेट में भी स्थान बना ले जाएं, तो ये बहुत बड़ा टास्क इनके लिए अब की बार होने वाला है कविता जी। चलिए, आपकी भविष्यवाणी कितनी सच साबित हो पाती है ये तो 10 मार्च के नतीजे साबित करेंगे। अब ये देखना बाकी है कि केशव प्रसाद मौर्य अपने दम पर यूपी के पिछड़े वर्ग को कि क्या बीजेपी के साथ लाने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं। और सबसे बड़ी बात, सिराथू सीट से इस बार क्या वो अपनी संसदीय सीट से क्या चुनाव जीत पाएंगे या नहीं। इसी के साथ मुझे और चतुर्वेदी जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।